हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमपीएससी 003 भारत लोकतंत्र और विकास का चैप्टर 9 को एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 9 का नाम है नौकरशाही, पुलिस और सेना। और ये चैप्टर ना आपका 9 होगा, उसके बाद 10th चैप्टर। और देखता हूँ मैं आपके लिए क्या 11th और 12th चैप्टर भी कंप्लीट करूँगा पेपर से पहले पहले। तो इस चैप्टर की शुरुआत देख लेते हैं। इस चैप्टर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। इसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं। इसमें नौकरशाही, पुलिस और सेना के बारे में चैप्टर रहेगा कि नौकरशाही, पुलिस और सेना एक देश व राज्य का एक आवश्यक अंग है। हर एक देश को इन व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ती है अपने देश की एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो नौकरशाहियों को देख लेते हैं कि इन्हें किन्हें कहा जाता है। नीति निर्माण कार्य, नियम कानून हेतु जो नौकरशाही यानी सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, यानी किसी देश की नीतियाँ बनाने के लिए, नियम या कानून बनाने के लिए इसमें सरकारी सेवकों की ज़रूरत होती है और उनकी नियुक्ति की जाती है। उनको ही नौकरशाही के कहा जाता है कि हम सरकार के नौकर हैं। तो पुलिस राज्य के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रहने तो आवश्यक है, यानी राज्य के अंदर शांति व्यवस्था को बनाए रखना के लिए पुलिस का गठन किया गया। उसमें आगे हम देखेंगे कि किन किन कारणों के लिए पुलिस का गठन किया गया। सेना को देख लेते हैं। राज्य व देशों की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सैन्य बल का गठन किया गया है बाहरी आक्रमण से। ये सेना का काम है। अब देख लेते हैं लोकतंत्र में नौकरशाही। लोकतंत्र में जो नौकरशाही है उनका क्या क्या, किस किस तरह से है। आज़ादी से पहले भारत में ब्रिटिश शासन था, ये तो आपको सबको ही पता है। इसमें गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ आदि एक सर्वोच्च पद माने जाते थे। इनके अंडर काम करने वाले होते थे जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, जिला जज, गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ के अंडर कार्य करते थे। 1921 के बाद भारत इन सब पदों के लिए एग्ज़ाम भारत में इन सब पदों के लिए एग्ज़ाम होने लगे, क्योंकि इस 1923 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इससे पहले 1919 में ही ये अधिनियम में बात की गई थी कि जो कि सारी सेवाओं पर भारतीय लोगों को भी पद की वो अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि हर जगह अगर ब्रिटिश अधिकारी काम कर रहे होंगे तो वे भारत के हक में कोई भी कानून नहीं बनाएंगे भारत के लोगों के लिए। तो 1919 में ये बात उठ गई थी। तो 1921 में फिर कुछ चेंजेस किए गए, संशोधन किए गए, जिससे कि एग्ज़ाम करवाए गए कि भाई अगर तुम अयोग्य होगे हमारे पद के लिए तो तुम ये एग्ज़ाम पास कर दो और हम तुम्हें पद पर लगा देंगे। पर ये हो नहीं पाया था, क्योंकि जब 1923 के लोक सेवा आयोग में स्थापना की गई तो इसमें भेद कम करने के लिए और आवाज़ उठाई गई कि आपने कहा था कि हम एग्ज़ाम के द्वारा आपको जॉब दे देंगे, पर उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही थी। तो 1923 में लोक सेवा आयोग के कारण दोबारा से आवाज़ जब उठाई गई तो यह भेद थोड़ा कम हुआ और कई पदों पर सरकारी अफसरों पर भारतीय लोग चुने गए। आज़ादी के बाद भारत को विरासत में मिली थी सिविल सेवाएं, यानी यूपीएससी जो कंडक्ट करवाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं, आईएएस, आईपीएस आदि। इन सभी पदों का बहुत अहम कार्य होता है और ये किसके प्रभाव में रहते हैं? लोकतंत्र के जो शासन है उसके अधीन कार्य करना होता है इन सभी पदाधिकारियों को, और इन पर राजनीतिक दलों का भी दबाव रहता है। और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जो सिविल सेवक होते हैं वे जनता व सदन दोनों के प्रति जवाबदेही होते हैं। इन दोनों को ही इसको जवाब देना होता है सिविल सेवक को। और जो संवेदनशील, जो बहुत ही नाजुक मामले होते हैं, उनको सिविल सेवक को न्यायालय जाकर रखना पड़ता है उन बात अपनी। अब देख लेते हैं पुलिस का क्या कार्य है। पुलिस का है शांति सद्भावना, यानी शांति और समाज में शांति की सद्भावना तथा कानून की व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का एक अहम कार्य है। लोगों की जान माल और संपत्ति की रक्षा हेतु पुलिस विभाग का गठन किया गया। पुलिस प्राचीन काल से ही भारतीय इतिहास का अंग रही है। मौर्य काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र इन्हें कोतवाल कहा जाता था। प्राचीन काल में इन्हें कोतवाल के नाम से जाना जाता था, पर पुलिस व्यवस्था पहले भी थी कि आदमियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक ऐसी संस्था का निर्माण शुरू से ही किया गया था, पर बस नाम अलग अलग रहे हैं। ब्रिटिश काल में पुलिस की स्वरूप तेजी से बदला और प्रथम राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिश के कारण
वर्तमान पुलिस प्रणाली 1861 में लागू हो गई थी। जो वर्तमान पुलिस प्रणाली जो अब चल रही है वो 1861 में लागू हुई थी। अब देख लेते पुलिस का गठन क्यों करना पड़ा। पुलिस का गठन इन कारणों से करना पड़ा। इन कारणों को, इन अधिकारों को, गांव के सभी अधिकारों को और इन कारणों से रक्षा करने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, आतंकवाद को कम करने के लिए, रोकने के लिए, जातिवाद को जो बढ़ावा मिल रहा था उसको कम करने के लिए, तो जातिवादी दंगे हो रहे थे उनको रोकने के लिए, राजनीतिक दंगे जो राजनीति में दंगे करवाते हैं नेता एक दूसरे के दूसरी अपोजिशन पार्टी के खिलाफ, सांप्रदायिकता, बहुत सारे धर्म होने के कारण सांप्रदायिकता दंगे होते हैं यार एकदम, और सांप्रदायिकता को यूज भी किया जाता है राजनीति में, आदि को कंट्रोल करने या इनको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए पुलिस का गठन किया गया। और फिर उसके बाद है नक्सलवाद यानी रंगभेद, साइबर क्राइम, साइबर अपराध, गाँव में बच्चों और महिलाओं के ऊपर हो रही जो बंधुआ मजदूरी न बच्चों के साथ करवाई जाती थी और महिलाओं को ऊपर अपराध किए जाते थे, उनको रोकने हेतु पुलिस का गठन किया गया था। अब देख देते हैं लोकतंत्र में सैन्य बल। लोकतंत्र में जो सैन्य बल है, सशस्त्र बल, और तीसरी दुनिया के देश यानी विकासशील देश थे वे उनकी शासन व्यवस्था में सेना की एक अहम भूमिका रही है। अपने आप को देश के आगे प्रस्तुत करने के लिए कि हम भी शक्तिशाली देश हैं। बाहरी आक्रमण से सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल बहुत ही आवश्यक है। हर देश यही चाहता है कि वह अपने देश की डिफेंस मैकेनिज्म को ज़्यादा ताकतवर करे, अपने देश में इतनी ताकत रहे कि कोई देश एक बार हमला करने के बारे में सोचे, हमला करने से पहले सोचे। भारतीय सेना के मामले में चतुर्थ नंबर पर है अमेरिकी, रूस, चीन के बाद। भारत की जो सेना संख्या है वो चतुर्थ नंबर पर है, रैंक पर आती है, वो ये करंट में है 2023 के हिसाब से। भारत में जो डिफेंस के लिए हथियारों का निर्माण होता रहता है और उनकी खरीदारी भी होती रहती है सिर्फ डिफेंस के नाम पर कि हम डिफेंस के लिए ही हथियारों का यूज़ करते हैं, यानी कोई हम पर आक्रमण करेगा तो उसकी अपनी रक्षा करने के लिए। और DRDO जैसी संस्था नए हथियारों पर शोध रिसर्च करती रहती है और उनका निर्माण भी करती रहती है। ये आपका सैन्य हो गया। इस चैप्टर में इतना ही है। इस चैप्टर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।